Welcome to the world of supply chain. So much to learn and learn to implement. We have industrial examples and courses specially designed for freshers, experienced, and students. We have a lot of exciting topics like analytical tools, lean manufacturing, blockchain, integrated logistics, sourcing, technologies, warehouse management, automation, transport solutions, Six Sigma, demand planning, business strategy, purchasing, and inventory analytics. So let's begin the journey with your instructor, Archit. And please do like and subscribe to the channel for further quality content. Thank you. Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's topic is ocean shipping. So let's dive in course with your instructor Archit. आज ओशन शिपिंग के बारे में हम लोग उसकी टर्मिनोलॉजी एंड रूल्स जानेंगे, प्लस ग्लोबल ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे. जो भी आज मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी शिपिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से. देखिए, जैसे आप जानते हैं कि वर्ल्ड अर्थ इज़ ऑलमोस्ट 70% ऑक्यूपाइड बाई वाटर, एंड ओशन शिपिंग कभी भी रूल आउट नहीं हो सकती है एज अ मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ये उस मोड में आता है जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा. और आज इस शिपिंग में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं और बराबर ये ग्रो कर रही है. ऑटोमेशन इसमें आ चुका है. ब्लॉकचेन जो इम्प्लीमेंट हुई है वो भी इसी में ही हुई है बाई IBM के थ्रू. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोड है, जो क्योंकि अगर दूसरे आप मोड देखते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं. एयर बहुत कॉस्टली होता है, प्लस उसकी वो बल्क सप्लाई नहीं कर सकता है. जो रोड होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, रेल होता है वो भी रिस्ट्रिक्टेड टू सरफेस होता है. इसीलिए ये शिप बहुत इंपॉर्टेंट है बाई सी रूट, जहाँ पर हम लोग बल्क शिपमेंट अपने भेज सकते हैं. इसीलिए आज इसकी टर्मिनोलॉजीज जानेंगे. मैं इसके इनको टर्म्स नहीं बताऊंगा क्योंकि इनको टर्म्स आर वेरी बेसिक, जो आप कहीं भी रेफ़र कर सकते हैं. लेकिन आज मैं आप इनको वो जार्गन्स बताऊँगा जो शिपिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, और आप उनको जान के इसके बारे में बहुत ज़्यादा जान पाएंगे और कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आप इसको अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो भी आज आप इस लेक्चर के थ्रू जान पाएंगे. चलिए अब इस कोर्स में डाइव इन करते हैं और फर्दर जानते हैं पहले टर्मिनोलॉजी एंड रूल्स शिपिंग के. देखिए, ओशन शिपिंग के जो टर्म्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंटेनर. जो एक कंटेनर होते हैं वो आप समझ लीजिए कि टर्मिनोलॉजी में इट इज़ अ काइंड ऑफ बॉक्स विच इज़ रीयूजेबल. आप इसके अंदर कोई भी मटेरियल, जैसे आपके पास अमेज़ॉन के साथ आप भेज सकते हैं, आप उनके बॉक्सेस को स्क्रैप करा देते हैं, लेकिन एक काइंड ऑफ बॉक्स है जो आपका मटेरियल ले जाएगा और इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं. और ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था, इसका जो मेजरमेंट था वो 8 फीट से लेकर 20 फीट था, लेकिन आज ये जो है वो 40, 48 एंड 53 फीट लॉन्ग कंटेनर्स भी हो गए. तो आप समझिए कितना बड़ा फील्ड बन गया और कितनी ज़्यादा कैपेसिटी ये ट्रैवल कर सकते हैं. इसके अलावा ये एक रेफ्रिजरेटर वंस भी आते हैं जो पेरिशेबल गुड्स के लिए आते हैं, जो फूड इंडस्ट्री में FMCG में जो यूज़ किए जाते हैं. और पहले एक शिपिंग इंडस्ट्री में ये था कि बहुत ज़्यादा लीड टाइम लगता था, लेकिन अब आज जो ऑटोमेशन के हिसाब से और जो टेक्नोलॉजी शिप में यूज़ कर रहे हैं, इनके लीड टाइम्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं. ग्लोबल लेवल्स पे 7 दिन मैक्सिमम, 6 दिन मैक्सिमम में आपकी बहुत आउट ऑफ एशिया भी ये अच्छे से एक्सपोर्ट करा सकते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है, और ये उन कंपनीज़ के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में है बहुत ज़्यादा, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बल्क अपनी सप्लाईज देते हैं, इधर वो इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं. तो ये कंटेनर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया 8 फीट से स्टार्ट के 20 फीट तक चले गए हैं. तो सबसे पहले एक बॉक्स शिप, जो भी कंटेनर्स ले जाती है उस शिप को हम लोग बॉक्स शिप कहते हैं, और उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो 20,000 TEUs होती है. दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपका 20 फीट का एक कंटेनर है तो हम इसमें 10,000 कंटेनर्स ऑफ 20 फीट भेज सकते हैं. तो उसके हिसाब से ये चलता है, और 40 फीट के कंटेनर्स भी इसमें हम भेज सकते हैं. तो सोचिए कितने लार्ज वॉल्यूम्स में हम इसको डील कर सकते हैं शिपमेंट में. और अलग अलग तरह के कंटेनर्स होते हैं. इसके अलावा जो हम लोग रोरो कंटेनर्स भी बोलते हैं, इसमें रोल ऑन एंड रोल ऑफ वेसल्स. ये शिप कैन बी ड्राइव थ्रू शिप्स होते हैं. जैसे हमें ऑटोमोबाइल कार भेजनी है, ये कार सीधी चली गई, ड्राइव थ्रू कंटेनर्स होते हैं एक तरह के. फिर एक टैंकर शिप्स होते हैं, अगर हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस करना है तो उनके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं. प्लस एक ड्राई बल्क शिप्स होती हैं जिनमें हम ग्रेन्स, मिनरल्स और अपनी कमोडिटीज़ भेजते हैं, उनकी तरह से यूज़ करते हैं.
अब देखिए, अब इसके कुछ जार्गन्स पढ़ लेते हैं। ओशन टेक्नोलॉजीज में हम लोग अगर पोर्ट्स पे कोई भी हम लोग अगर प्लेस कराते हैं शिप और डॉकिंग कराते हैं तो उसको बोलते हैं मोरिंग। मोरिंग इज सिक्योरिंग अ शिप टू दी डॉक एंड बर्थ इज अ प्लेस वेयर वी पार्क दी शिप। समझ लिए कार के हिसाब से। तो मोरिंग और बर्थ एक ये बहुत ही जनरलाइज टर्म्स है जो टर्मिनोलॉजी का जो ओशन शिपिंग में यूज़ किया जाता है। दूसरा जार्गन है ड्रेज और ड्रे मूव। ड्रेज और ड्रे मूव बेसिकली ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं। अगर हमें कोई भी शिप से कोई वेयर हाउस में मूव कराना है जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में है, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। प्लस डनेज, डनेज में पैकिंग मटेरियल जो हमारा यूज़ हो रहा है एज ए प्रोटेक्टिव फ्रेट के लिए, वो हम पैकिंग मटेरियल को इसमें डनेज बोलते हैं। प्लस इसमें अगर हम लोग को कोई कंटेनर लोड कराना है तो हम उसको स्टफिंग इन बोलते हैं। इसमें जैसे लोडिंग की जगह हम स्टफिंग इन बोलते हैं। अगर हमें कोई भी रूट अगर हमें करना है कि इस पर्टिकुलर रूट से एशिया से यूरोप में जा रहा है तो इस रूट में हम इसको बोलते हैं शिपिंग स्केड्यूल्स। इसके क्या हैं, उसके बेसिस पे इसके रूट डिसाइड होते हैं। फिर इसमें एक होता है बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपने बहुत सुना ही होगा। रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर योर फ्रेट, ये शिपर टू जो कैरियर होता है उसके पास हैंडओवर होता है। ये डॉक्यूमेंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ आपका जो मॉनेटरी टर्म्स में इस बिल ऑफ लैडिंग को हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है जिससे हमारे पेमेंट स्मूथ हो जाए। तो वो भी एक अपने में बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। अब ये इनको टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मैं आपको इसमें डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बताया था कि ये बहुत तरह के होते हैं। इसमें एक्स वर्क्स होते हैं और ऑन लोडिंग, फ्री ऑन बोर्ड, ये 10 बहुत तरह के होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। अगर आप इसको टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जानेंगे तो ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम एक्स वर्क्स, फ्रॉम योर कंपनी टिल इट रीचेस टू योर कस्टमर। ये इनको टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन करते हैं अपने एक्सपोर्ट बिजनेस या इम्पोर्ट बिजनेस में, और इनको आपको कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। ये डिसाइड करते हैं कि आपकी उस पर्टिकुलर जो आपने मटेरियल भेजा है आपकी लिमिट कहाँ तक की है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक की है, क्योंकि इसमें ओनरशिप सबको डिसाइड होती है कि कहाँ तक बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कब शिपर की है और कब सेलर की है। तो ये सारी डिटेल्स इनको टर्म्स में आपकी होती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन होता है तो इन पर बहुत ध्यान देते हैं हम लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको सेपरेट पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया से कहीं भी आपको मिल जाएगा, बहुत जनरल्स हैं ये। उसके बाद लॉ ऑफ द सी। अगर हम लोग सी की बात करें तो समझ लीजिए आप कि अगर कोई भी एक शिप है, ये बहुत बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो किसी भी कंट्री की एक बॉर्डर्स होते हैं शिप के, अगर उसके बाहर चला जाता है तो वो ओशन शिपिंग में, तो वहाँ पर लॉ ऑफ सी चलता है। वहाँ पर किसी कंट्री का लॉ नहीं चलता है। जो लॉ ऑफ सी है वो डिसाइडेड बाय ऑल म्यूचुअली कंट्रीज़ ने किया है, और उसमें ये है कि मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ जनरल एवरेज लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एवरेज। मान लीजिए आप 20,000 कंटेनर ले जा रहे हैं और उसमें से कहीं एक कंटेनर कोई मिस हो जाता है, चाहे किसी का भी वो कंटेनर हो और उसमें कुछ भी हो, चाहे बहुत महंगी कमोडिटी हो चाहे बहुत कम कमोडिटी हो, अगर वो रूट के टाइम कहीं भी वो गायब हो जाता है, देन ऑल दी पार्टीज विच आर दी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसाइनमेंट्स, जिनके भी कंटेनर्स हैं, वो सारी बॉन्ड होंगी कि उस पर्टिकुलर एक कंटेनर की एवरेज कॉस्ट हर एक आदमी को बेयर करनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर ये टर्म आना कि जो भी हम लोग लेके जा रहे हैं उसको हम लोग कैरी विद इंश्योरेंस ले जाएं, जो भी इंटरनेशनल कार्गो ले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी अगर कमोडिटी बहुत महंगी हुई तो समझ लीजिए आपको लॉस इफेक्ट उसका कितना आने वाला है। इसीलिए इंश्योरेंस यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कोई भी एक शिप हो, कोई भी शिप हो, उसका एक चीज़ मैं और बता दूँ, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। जितना वो बड़ा हो सकता है उसको हम लोग 2 कैनल्स पे बेसिकली देखते हैं, जिनके बेसिस पे शिप के साइज़ ज़्यादातर डिसाइड होते हैं। वो एक है स्विस कैनल और एक दूसरा है पनामा कैनल। और बहुत से डिपेंड भी करता है कि कहाँ पर कौन सा शिप जा पा रहा है। किसी पोर्ट की डेप्थ उतनी होनी चाहिए कि वो उस शिप को ले ले, अगर वो बहुत बड़ा है। वहाँ पर ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो वहाँ के लोड और अनलोड करवा पाएँ। तो ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और ये मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई, ये आपको बहुत काम आएंगी, ये आपको एक क्रक्स दे रही होंगी इसमें, और स्पेशल जार्गन्स है विच आर यूटिलाइज बाई दी शिपर्स। चलिए अब हम चलते हैं जो मैंने बोला था ग्लोबल ट्रेड में। तो ग्लोबल ट्रेड में भी शिपमेंट में हम लोग जान लेते हैं क्या करते हैं। देखिए, मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप सबको मालूम है क्या है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सबसे पहले आते हैं रीजन, स्टेट, कंट्री और सेवरल कंट्रीज। दैट मीन्स जो आपकी बाउंड्रीज हैं कंट्रीज़ की, अगर आप उसके बाहर कोई मटीरियल भेजते हैं तो दैट इज़ एक्सपोर्ट, और अगर उस बाउंड्री के अंदर आप कोई मटीरियल लेते हैं तो वो होता है इम्पोर्ट। उन सेट ऑफ मटेरियल पे जो बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं, कुछ ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स लगते हैं जो गवर्नमेंट से लिवीड होते हैं। ये टैक्सेस कलेक्टेड एंड गुड्स दैट आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और इसको बहुत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करती है।
और ये हर एक उन गुड्स पे लगते हैं। अब इन्हीं टैरिफ्स में बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। एक होते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ्स, इसको आप समझ लीजिए मेड इन इंडिया जैसे अभी चल रहा है। तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा टैक्सेस टू डिस्करेज इम्पोर्ट्स बाई मेकिंग देम मोर एक्सपेंसिव। जो भी हमारा मटेरियल अंदर आ रहा है कंट्रीज़ के, उसमें ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाएंगे और एक्सपोर्ट कम कर दिए जाएंगे, जिससे हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको हम सेव कर पाएँ। वहाँ पर ये प्रोटेक्टिव टैरिफ्स बहुत काम आते हैं। दूसरा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल बहुत सारे करते हैं। ये भी एक तरह का बैरियर है जो हमारे अंदर की इंडस्ट्रीज़ को बताता है। मान लीजिए इंपोर्ट है, कोई इंपोर्ट में हमारा कोई कोटा चल रहा है, कोई कमोडिटी है इंडिया में जो हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम रबर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में अगर हम लोग ग्रेन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका सेट ऑफ कोटा होता है और ये इंश्योर कराता है कि दूसरे कंट्रीज से ज़्यादा उसका इम्पोर्ट ना हो। अगर ज़्यादा इम्पोर्ट होगा तो हमारे यहाँ की जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए हमारे पास खुद मटेरियल जो है उसके बजाय हमारे पास बहुत सारा मटेरियल अंदर आ जाएगा, जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उन पर बहुत प्रेशर आ जाएगा और उनको इन्फ्लेशन की वजह से कम दामों पे बेचना पड़ेगा। ऐसे ही एक्सपोर्ट कंट्रोल्स होते हैं। ये एक्सपोर्ट कंट्रोल बेसिकली ज़्यादातर होते हैं मिलिट्री सप्लाईज़ पे। अगर मिलिट्री सप्लाईज़ के कोई वेपन्स हैं, अगर हम किसी कंट्री को कोई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो उन पे ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट कंट्रोल्स आते हैं। फिर एक बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एम्बार्गो होते हैं, जो हम लोग एक कंट्री से प्रॉपर अपना रिलेशन ख़त्म कर लेते हैं ऑफ दिस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कंप्लीटली हम उनसे बिजनेस बंद कर देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा चला आ रहा है। 1960s से क्यूबा के साथ यूएस ने बंद कर रखा है। तो आप जब डिटेल्स में जाएंगे तो पता लगेगा क्यों ये करा जाता है। फिर इसको बहुत जिन कंट्री से हमारा ऐसा अच्छे रिलेशंस होते हैं और जिनके पोर्ट हमारे पास होते हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं, जहाँ पर हमें चीप मिलता है कोई भी मटेरियल सप्लाई उनसे कराना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, तो उनसे हम फ्री ट्रेड जोन्स भी करते हैं जिनके साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो ये भी एक तरह का फ्री ट्रेड जोन है। फिर ये इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेड रूल्स कैसे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक हमारी प्रोटेक्टिव एजेंसीज़ होती हैं, क्योंकि इतने सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट लग रहे हैं तो वर्ल्ड में एक प्रोटेक्टिव एजेंसीज़ बनाई गई हैं जिससे इन सबको मैनेज कर पाए। उसमें हमारे कस्टम एजेंट्स होते हैं और कस्टम ऑफिसर्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा रहे हैं तो एज अ यूज़र और एज अ सप्लायर और एज अ बायर आपको नहीं मालूम होता है कि इसमें कितने सारे रूल्स, कितने कोटाज इन्वॉल्व होंगे। तो इसीलिए इसमें हम लोग ये कस्टम ब्रोकर्स को इन्वॉल्व करते हैं, जो इंश्योर कराते हैं कि सारे लाइसेंस फॉलो किए जाएं, सारी ड्यूटीज़ पे की जाएं, सारे हज़ार्डियस और टेस्ट डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाएं, जिसकी वजह से आप कहीं ट्रबल में ना आए। तो इसीलिए कस्टम ब्रोकर्स होते हैं जो इंश्योर कराते हैं कि आपका सारा मटेरियल लाइसेंस ही जा रहा हो। आप कोई ऐसा मटेरियल ना भेजें जो हज़ार्डियस है, जो आपने भेज दिया जिसका आपके पास लाइसेंस नहीं था और इन्फॉर्मेशन थी नहीं, या कोई हज़ार रास्ते में हो गया तो इवन आपको जेल हो सकती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर रूट से जाएं और कस्टम एजेंट्स के थ्रू जाएं। इन सारी लॉज को हार्मोनाइज कराने के लिए इसके टैरिफ शेड्यूल्स बनाए हैं, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, क्लासिफिकेशंस हैं जो आपको मिल जाएंगी साइट्स पे। उसके लिए सिस्टम भी एक है जिसको हम लोग बोलते हैं GTM सिस्टम, जहाँ पर आप जाके सारे ट्रैफिक के टैरिफ के रूल्स, कोटा जो कंट्रीज़ में चल रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस करवाना चाह रहे हो तो आज तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे चली गई है, लेकिन आपको ये सपोर्ट ब्रोकर्स और इन सब का लेना ही पड़ता है। कस्टम एजेंट्स जो हमारे होते हैं, हब्स होते हैं जी, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी दे देते हैं और आप एकदम फुल प्रूफ रहते हैं और अपने बिजनेस पे कोर कॉम्पिटेंसी जो आप हैं उन पर ध्यान भी दे पाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप 10 चीज़ों में फंसें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में। तो ये था आज मैंने जो आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रक्स है पूरी शिपिंग इंडस्ट्रीज़ का प्लस ग्लोबल ट्रेड का। अगर इससे आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।